नमस्कार। इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका ने जो हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है उस पर, और इसका क्या असर हो सकता है खासकर भारत के नज़रिए से। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है द यूएस बॉम्बिंग ऑफ ईरान, इंडियाज डिप्लोमेटिक टाइटरोप। तो हमारा मकसद ये समझना है कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया और भारत की विदेश नीति, उसकी क्षेत्रीय स्थिति, इस सब पर इसका जो पेचीदा असर पड़ रहा है उसकी गहराई में जाना है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो हुआ यह कि 21 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने हैं ना। जी, फोडो, नतांज और इस्फहान। हाँ, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन पर हमला किया। B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, वो मॉप्स वाले बम गिराए गए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। बिल्कुल, वो भारी बंकर तोड़ने वाले बम, और पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। जी, और ये सब हुआ इजराइल के हमलों के कुछ ही दिन बाद। बिल्कुल। और देखिए, इन हमलों के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। एक तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसको लेकर तनाव काफी बढ़ गया था। हाँ, वो IAEA की रिपोर्ट्स आ रही थी। जी हाँ, IAEA यानी संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु एजेंसी है, वो बता रही थी कि ईरान ने काफ़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। अब इससे शक बढ़ रहा था कि वो हथियार बना सकता है। हालांकि ईरान हमेशा से कहता आया है कि भाई हमारा कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण कामों के लिए है। फिर जैसा आपने कहा, 13 जून को इसराइल ने भी हमला किया था। हाँ। और उसके बाद यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसराइल ने अमेरिका से फोर्डो पर हमला करने के लिए मदद मांगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि फोर्डो वाला जो ठिकाना है वो जमीन के बहुत नीचे, बहुत गहरा, उसे भेदने के लिए वो खास अमेरिकी हथियार MOPS उन्हीं की जरूरत थी। समझी। और उधर राष्ट्रपति ट्रंप, जो पहले तो बातचीत के थोड़े मूड में लग रहे थे, उनका भी रुख एकदम सख्त हो गया। हाँ, बदलाव आया उनके रुख में। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई ईरान बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये एक फौरी खतरा है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो बातचीत की गुंजाइश खत्म कर दी उन्होंने एक तरह से। लगता तो यही है। उन्होंने आसन्न परमाणु खतरे का हवाला दिया। और यही ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। भारत के लिए मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ईरान के साथ भारत के रिश्ते कितने पुराने, कितने गहरे हैं। जी, 1950 की वो मैत्री संधि है। हाँ, और तेल का आयात तो है ही, लेकिन सबसे अहम शायद चाबहार बंदरगाह परियोजना है। बिल्कुल, वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी रास्ता है भारत के लिए। तो एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ। हाँ, और यही तो संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ ईरान के साथ ये ऐतिहासिक, सामरिक, आर्थिक संबंध, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी लगातार मजबूत होती साझेदारी। बड़े रक्षा सौदे हुए हैं। 2008 का वो अहम परमाणु समझौता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने हाल में, जैसे शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हुई, या संयुक्त राष्ट्र में, वहाँ इजरायली हमलों की सीधी सीधी निंदा करने से परहेज किया। हाँ, बचा भारत उस सीधी निंदा से। जी, शायद इसके पीछे अमेरिकी हितों का ध्यान रखना भी हो, जैसे अमेरिका के साथ कोई व्यापार सौदा चल रहा हो, या चीन के खिलाफ जो एक मोर्चाबंदी है उसमें अमेरिका का साथ देना जरूरी समझा गया हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर भारत ईरान से रिश्ते बनाए रखता है, मान लीजिए तेल ही लेता रहता है, भले ही चोरी छुपे, तो अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा सिर पर मंडराता रहेगा। ये बहुत बड़ा जोखिम है। और एक मानवीय पहलू भी है। ईरान में भारतीय नागरिक भी तो हैं। हाँ, करीब 10,000 भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, काम करते हैं। उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। हालांकि खबर है कि 310 लोगों को निकाल लिया गया है, जो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत लोग वहां हैं। स्थिति वाकई नाजुक है। और इसका असर सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, है ना? बिल्कुल। पूरे क्षेत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ही ले लीजिए, ये तो सीधे सीधे खतरे में है। सही कहा। हम अपनी जरूरत का, आप सोचिए, 80% से ज्यादा कच्चा तेल इन्हीं देशों से मंगवाते हैं, ईरान और दूसरे खाड़ी देशों से। 80%? हाँ, बहुत ज्यादा निर्भरता है। बहुत ज्यादा। और इस तनाव से पूरी आशंका है कि तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। $120 प्रति बैरल तक जाने का खतरा बताया जा रहा है। उफ, इसका मतलब हमारा आयात बिल बहुत बढ़ जाएगा। जाहिर है। और उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, विकास दर पर दबाव आएगा, और भू राजनीतिक तौर पर भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। जैसे? देखिए, अगर ईरान इस संघर्ष से कमजोर होता है तो उसका फायदा किसे मिलेगा?
पाकिस्तान को, जो कि अमेरिका का सहयोगी भी है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एक और चिंता है चाबहार को लेकर। अगर ईरान अस्थिर होता है तो क्या चीन वहां अपना असर बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा चाबहार के जरिए अफगानिस्तान में? ये तो बहुत गंभीर बात होगी। भारत की पूरी सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी योजना पर पानी फिर सकता है। जी हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के बारे में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी एक गुट से बंधे बिना अपने फैसले खुद लेने की आजादी। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति उस स्वायत्तता के लिए एक सीधी चुनौती है। भारत को बहुत संभल कर चलना होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? निचोड़ क्या निकलता है? साफ दिख रहा है कि भारत एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। हाँ। एक तरफ ईरान है, जिस पर हमारी तेल की जरूरतें की हैं, चाबहार जैसा अहम प्रोजेक्ट है, आर्थिक निर्भरता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है, रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच संतुलन साधना ये बहुत ही महीन काम है, बहुत मुश्किल। तो मुख्य निष्कर्ष यही है कि ये घटना भारत को एक बेहद पेचीदा, एक जटिल कूटनीतिक रास्ते पर चलने को मजबूर कर रही है। जो फौरी चिंताएं हैं, जैसे वहां फंसे नागरिकों को निकालना, तेल की बढ़ती कीमतें, वो तो सतह पर दिख रही हैं। हाँ, वो तो तुरंत की समस्याएं हैं। जी, लेकिन असली जो लंबी चुनौती है वो इस बेहद अस्थिर मध्य पूर्व के इलाके में अपनी रणनीतिक आज़ादी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना है। तो भारत क्या कर सकता है, क्या करेगा? देखिए, भारत का संभावित कदम यही होगा कि वो तनाव कम करने की अपील करे, शायद पर्दे के पीछे से कुछ भूमिका निभाने की कोशिश करें, और सबसे जरूरी, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे, किसी एक का पक्ष लेने से बचे। और जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हम देखते आए हैं कि टकराव होते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। ये एक ऐतिहासिक चक्र जैसा है। तो इसे देखते हुए क्या भारत को सिर्फ मौजूदा ताकतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते रहने से आगे बढ़कर कुछ सोचने की जरूरत है? क्या अपने दूरगामी हितों की सही मायने में रक्षा के लिए भारत को कुछ नई, कुछ अलग तरह की कूटनीतिक रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है? इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।